हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारी कंप्यूटर ज्ञान सीरीज। आज हमारा ये दूसरा क्लास है। ठीक, ये हमारी दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण और उनकी पीढ़ियाँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम देखेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। ठीक, नंबर 1 ये है हार्डवेयर के आधार पर, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, हार्डवेयर के आधार पर पीढ़ियों में बांटा गया है। ये हमारी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। ठीक, ये हमारा हो गया हार्डवेयर के आधार पर। अब आते हैं हम कार्य पद्धति के आधार पर। इसे 3 तरीके से बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, कार्य पद्धति के आधार पर 3 तरीके से, हाइब्रिड भी 5वीं पीढ़ी चल रही है प्रेजेंट टाइम पे। अब आते हैं हम आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर माइक्रो, ये देखिए इनका सीरियल नंबर, सीरियल भी ऐसा ही है। ठीक है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का वो आप करें, मतलब कि सीरीज में लिखें। तो ये हो गया माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ठीक, चलिए हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे हार्डवेयर के आधार पर। ठीक, हार्डवेयर के आधार पर, ये ध्यान रखना है, हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर फर्स्ट जनरेशन। ठीक, फर्स्ट जनरेशन देखिए, ये टाइम आगे पीछे रहता है, लेकिन ये टाइम इसी के आसपास होगा। अगर होगा तो 1940 से 1956 तक। ठीक, पहली पीढ़ी। इसमें ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आप चाहे तो अलग से लिख लेना, वैसे हम एक लास्ट में स्लाइड देंगे, उस पर लिखा हुआ। ठीक, तो पहले में क्या देखिए, हम याद करने की ट्रिक बताते हैं हमको। फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारी फिफ्थ। ठीक, तो हम ऐसे याद करेंगे BTI। ठीक, वैक्यूम ट्यूब, टीसी ट्रांजिस्टर। अगर इनसे कुछ क्वेश्चन आता है तो यही है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC सर्किट। फिर यहाँ पे VLSI आ जाता है और यहाँ पे ULSI आ जाता है, VLSI और ये ULSI। ठीक, ये हो गया हमारा, ये याद करने की ट्रिक है। BTI ये याद कर लेना आप, और फिर VLSI, ULSI। ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन तकनीकी हुई थी वैक्यूम ट्यूब, ये हमने देखा। देखिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें क्या क्या मुख्य आविष्कार हुए थे वैक्यूम ट्यूब, ये ध्यान रखना है। वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी? जेम जोहन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक, 1940 में वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक। किसे किसने किया था? जॉन प्रेस्पर एकल्ट और जॉन मोचली। तो ऐसे याद करते हैं, JP एकल्ट। ठीक है, JP एकल्ट और जॉन मोचली। ठीक, 1946 में। ये ध्यान रखनी योग्य बातें हैं बहुत ही। आप ये 2 बार 3 बार जितना बार देखना चाहें देखना, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। ठीक, स्टोरेज के लिए। स्पीड इसमें क्या थी? मिली सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, किसने खोज करी थी? वैक्यूम ट्यूब की जेन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक था, इसकी खोज JP एकर्ट और जॉन मोचली ने की थी। मुख्य कंपनी जिसमें थी एकर्ट एंड मोचली की, एनियाक, यूनिवेक, ये कंप्यूटर बने थे। ठीक, कंप्यूटर मतलब ये कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर जो इस जनरेशन में बने थे। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बने थे। एनियाक, यूनिवेक और मार्क 1। ठीक, IBM का पहला व्यवसाय कंप्यूटर था जो IBM 701। ठीक है, इसमें क्या नया आया था? मशीन लर्निंग। इसमें इसमें किसका प्रयोग हुआ था? ये पूछ लेगा, मशीन लर्निंग का। ठीक है, मशीन लर्निंग का। बड़ी बड़ी मशीनें जो पूरे कमरे में लगती थी। अभी जो हमारे पास कंप्यूटर है, इससे तो 100 गुना, 1000 गुना, क्योंकि वो कंप्यूटर पूरे कमरे में रहते थे। उसके लिए AC, 2-4 आदमी हमेशा परमानेंट चाहिए रहते थे। ठीक, फर्स्ट जनरेशन में जब शुरुआत हुई थी। चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे थोड़ा टाइम दे रहे हैं। ठीक, हम पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में ये कब से कब तक चली थी? 1956 से और 1963। ठीक, पहली हमारी थी 1940 से और 1956 तक। ठीक है, देखिए उसमें क्या हुआ था वैक्यूम ट्यूब, इसमें क्या हुआ? ट्रांजिस्टर। क्या हुआ इसमें? ट्रांजिस्टर। मुख्य आविष्कार, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? विलियम शॉकले। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हर स्लाइड पे हर इंपॉर्टेंट फैक्ट है
एक बार अगर क्वेश्चन बना था तो यहीं से बनता है। तो ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में बेल लैब में हुई थी। विलियम शॉकले, जॉन वार्डिन ने 2 बार नोबेल भी मिल चुका है, ठीक है, और वाल्टर ब्रेटेन, ठीक, ये हो गई। इसमें स्टोरेज के लिए क्या हुआ था, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और इसकी स्पीड क्या थी, माइक्रो। उसकी थी मिली पहले वाले फर्स्ट, इसमें इसमें थी माइक्रो, ठीक। ये एक बार एक पीडीएफ देख लेना अगर आप चाहो तो, पीडीएफ में मैं दे सकता हूँ, ठीक है। इसमें असेंबली लैंग्वेज की यूज हुआ था, ठीक है। और मुख्य इसमें जो कंप्यूटर थे, एटलस ये पूछ लेता है, IBM 1401, IBM 1620, ठीक। CDC ये इसी समय बना था, CDC कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, CDC 1604। ये इस पे हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 10 बार बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रख लेना। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली थी, ट्रांजिस्टर ने। तो इससे क्या हुआ था, इससे हुआ था कि हमारे कंप्यूटर थे उनकी थोड़ी सी साइज कम हो गया था, मतलब काम करने की क्षमता बढ़ गई थी, विश्वसनीयता हो गई थी, और कॉमर्शियल उपयोग जैसे कि बिजनेस, अकाउंटिंग, बैंकिंग में इसका थोड़ा थोड़ा यूज होने लगा था, क्योंकि पहले वाले बहुत बड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ जाती है हमारी थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी, 1964 से 1971, ठीक। इसमें क्या हुआ था, आईसी का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। मुख्य आविष्कार इसमें क्या थी, आईसी चिप। तो आईसी चिप की खोज किसने करी थी, जैक किल्वी और रॉबर्ट नोइस ने, ठीक। आईसी चिप 1958 में। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ गया था। स्पीड क्या थी इसकी, नैनो सेकंड थी। इसमें कौन सी लैंग्वेज हुई थी, इसमें हुई थी हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, ठीक, ये लैंग्वेज इसमें स्टार्ट हो गई थी। मुख्य कंपनी आईबी ने ये बनाया था अपना सिस्टम, DFC, ये हनीवेल, ये देखना इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेगा, ठीक। अब इसमें नया क्या था, आईसी की कारण कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया था। कंप्यूटर का अगर आकार छोटा होना स्टार्ट हुआ था तो वो इसी जनरेशन से हुआ था, ठीक है, बहुत छोटा होना लगा था, बहुत इस टाइम जितना, लेकिन फिर भी पिछली जनरेशन की तुलना में इसमें बहुत छोटा हो गया था, ठीक। गति में विश्वसनीयता बढ़ी, ये तो आपको पता ही, जब ये होगा तो वो होगा, ये एक साथ कई प्रोग्राम चलने की क्षमता हो गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन गए हैं, फोर्थ जनरेशन पर, ठीक। फोर्थ जनरेशन पे तो चौथी जनरेशन में क्या यूज हुआ था, VLSI और माइक्रो प्रोसेसर, ये एक ही बात होती है, ठीक है। मेन चीज ये जो रेड कलर की हेडिंग है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये ज्यादा है। इसमें मुख्य चीज क्या थी, पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था इंटेल 404, जो कि टेड हॉप ने बनाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, टेड हॉप जरूरी है, इन्हें भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर PC, स्पीड पिको सेकंड, ठीक है, इसमें क्या स्पीड थी, पिको सेकंड। और GUI का मतलब प्रयोग यहीं से स्टार्ट हुआ था, चौथी जनरेशन से। जैसे कुछ सीरीज आई थी इंटेल की, इंटेल 8080, इंटेल 8085, इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर होते थे, तो वो यही, और बिलगेट्स ये वगैरह, ये MS-DOS, ये विंडो, और ये एप्पल के जो भी थे यहीं से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, 1990 के आसपास ही, इसलिए ये चौथी जनरेशन में आते हैं। और इसमें क्या था कि जैसे कंप्यूटर नया क्या हुआ था कि होम कंप्यूटर और लैपटॉप का विकास हुआ धीरे धीरे, यहीं से हमने कहा था तीसरी पीढ़ी से बहुत सारे छोटे होने लगे थे। नेटवर्किंग और इंटरनेट की शुरुआत हुई, स्टोरेज डिवाइस में हम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को यूज करने लगे, ठीक है। इसमें VLSI की वजह से वेरी लार्ज स्केल जो होती है ना, VLSI इसकी प्रॉब्लम होती है वेरी लार्ज स्केल, इसकी वजह से साइज बहुत ही छोटे हुए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सॉरी, फिफ्थ जनरेशन में ये देखिए 1990 से और अभी तक यही चल रही है फिफ्थ जनरेशन। इसमें मुख्य चीज क्या है, AI। अभी आप चारों तरफ AI सुन रहे होंगे, आप चारों तरफ क्या सुन रहे होंगे, AI चारों तरफ क्या चल रहा है, AI। तो इसकी शुरुआत फिफ्थ जनरेशन में हुई थी। ULSI मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और क्वांटम कंप्यूटिंग, NLP वगैरह ये सब चौथी जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, चौथी जनरेशन, अरे सॉरी, पांचवी जनरेशन। और पांचवी जनरेशन अभी भी चल रही है, जैसे AI, एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, IoT, ठीक, ये चीज इसी में शुरुआत हुई थी। IBM तो मतलब अभी बहुत फेमस है, आपको पता होगा। और ये डीप लर्निंग इसका, IBM का, ये सब AI है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन AI। चैट GPT जो आप लोग यूज करते होंगे, आपको पता होगा कुछ लोगों को, वो ओपन AI ने ही बनाया है, ठीक है। इसमें नया क्या था, वॉइस और इमेज रिकॉग्निशन होगा, जैसे इमेज खुद से बना देता है चैट GPT, वॉइस भी खुद से बना देता है, इसे चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्मार्ट डिवाइसेस, एलेक्सा, सिरी, ये आपने सुना होगा सिरी, जो अमेजन का होता है एलेक्सा, सॉरी, ये एप्पल का होता है एलेक्सा, अमेजन का है चैट GPT, इससे भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है। और अब आते हैं इसमें प्रभाव क्या, वो कंप्यूटर अब सोचने भी लगा है, जैसे डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से ये कंप्यूटर यूज करते रहेंगे तो वो खुद सोच सोच के अच्छे जवाब देगा, हर बार एक उसका एक अच्छा जवाब होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक रोबोटिक एंड AI का युग हुआ, दुनिया स्मार्ट और कनेक्टिविटी बढ़ी इससे।
5वीं पीढ़ी से बहुत कुछ बदला है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रकार। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखते हैं शॉर्ट में। हम क्या देखते हैं कि पहली पीढ़ी 1940 से 1956 बहुत बड़ा आकार था इस समय, क्योंकि इसमें ये देखना, हमने बताया था आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक ट्यूब पर आधारित था। इसमें इंपोर्टेंट कंप्यूटर जो थे यूनियाक, यूनिवैक और मार्क वन। ठीक, मार्क वन वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज हुआ था। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक बार। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, छोटा आकार हुआ था क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर आ गया था। क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर, इसके इंपोर्टेंट कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971, ये इसके और भी छोटे आकार के तेज और विश्वसनीय हो गए थे क्योंकि इसमें आईसी चिप का यूज हुआ था, आईबीएम 360, और ये सिस्टम थे इनके आईसी की वजह से और छोटे हो गए थे। चौथी पीढ़ी 1971 से 1990 तक, इसमें व्यक्तिगत कंप्यूटर आए, ठीक है, जो हम लोग घर पे भी ला सकते हैं क्योंकि वो उनका साइज बहुत छोटा हो गया था, उनकी कीमत कम हो गई थी। ठीक, क्योंकि इसमें बीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। ये इसके हो गए एग्जाम्पल कंप्यूटर के। पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक, इसमें क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, स्मार्ट कंप्यूटर, उच्च गति नेटवर्किंग, नेचुरल लैंग्वेज। ठीक, इसमें एआई यूएलएसआई का यूज होने लगा। ये हो गया इसका पूरा निचोड़ पांचों पीढ़ी का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रकार देखते हैं, कार्य के आधार पर। ठीक है, अब कार्य की, पहले हमने किसके आधार पर पढ़े थे? जनरेशन। ठीक, समय के आधार पर कह सकते हैं हम उनको। अब हम आते हैं कार के आधार पर। तो कार के आधार पर पहला हो गया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? परिभाषा देखते हैं इसकी। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो सतत डाटा पर काम करते रहते हैं लगातार। ठीक है, जैसे कि भौतिक मात्राएं जैसे वोल्टेज, तापमान, दबाव, गति, समय आदि को मापकर सीधे काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर यूज हैं। थर्मामीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। कार्य करना, ये 0 1 पे कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये बेसिक हमने उसी फंडामेंट पे काम करता है, बल्कि लगातार बदलती हुई तरंगें होती हैं जो ऐसे 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 उस पर काम करता है। ठीक, ये हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। उदाहरण जैसे कि तापमान मापने वाला थर्मामीटर हमने बताया था आपको, स्पीडोमीटर, ठीक है, ऑसिलोस्कोप। ठीक, ये हो गया एनालॉग वोल्टमीटर, निरंतर बदलते डेटा पर काम करता है। ठीक है, ये निरंतर बदलते जो डेटा होते हैं उस पर काम करता है। जैसे इस स्पीडोमीटर में क्या होता है? स्पीड ऐसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, तो ये इस पे काम करता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम, देखिए पहला एनालॉग था, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। इसके नाम से ही पता चला डिजिट। और कंप्यूटर में अगर डिजिट की बात होती है तो वो 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर वे होते हैं जो डेटा को 0 1 में बदलकर प्रोसेस करते हैं। कार्य करने का तरीका यह है, डेटा को डिस्क्रीट अलग अलग के रूप में प्रोसेस करते हैं, यानी कि हर सूचना को बिट्स, ठीक है, ये बिट्स ध्यान रखना, बिट्स में विभाजित कर लेते हैं, 0 और 1। ठीक, उदाहरण जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, एटीएम मशीन, सटीक और एक्यूरेट भरोसेमंद जानकारी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। ये आप इसमें एग्जाम्पल में ये सब बातें फिट हो रही होंगी, देख लेना आप। गणना करने में बहुत तेज होते हैं। शिक्षा और बैंकिंग में बहुत ही ऊपर इन चीज़ों को ले जा रहे हैं, शिक्षा और बैंकिंग को, क्योंकि आप भी देखिए सिस्टम से ही पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? ये एनालॉग, एनालॉग प्लस डिजिटल का निचोड़ है। ठीक है, ये एनालॉग और डिजिटल। ठीक, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तकनीकें होती हैं, यानी कि ये सतत डेटा को भी संभालता है और संख्या आधारित डिजिट डेटा को भी देखता है। ठीक है, एनालॉग डेटा को मापता है, डिजिटल भाग उस डेटा का विश्लेषण करता है। जैसे कि हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन जो दिल की धड़कन को नापती है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में मापकर डिजिटल में रूप में दिखाती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप पे हो गया, पेट्रोल पंप वाली मशीन हो गई। ठीक है, उसमें भी होता है ये। और ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक, दोनों के लाभ एक साथ देता है, तो जो सटीक परिणाम वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, ये हमारे काम में ज़्यादा नहीं आते हैं। अब इस अब देखिए लास्ट वाला बचा है, इसको हमने इस पे करने के बजाय ये एक टेबल बना ली जिसपे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए माइक्रो कंप्यूटर नंबर 1, मिनी, ऐसे ये सीरियल नंबर में ही है, तो कभी कभी ये सीरियल नंबर में भी लगाने को दे देता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक, सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर जो प्रयोगशाला वगैरह में काम होता है, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक, गति इसकी कम होती है, उसी हिसाब से इनकी गति होती है, और जो लागत है उसी हिसाब से इनकी लागत होती है। ठीक है, ये तो कोई याद करने बात है नहीं, बस ये ध्यान रखना है इसका सीरियल नंबर अगर पूछेगा तो सीरियल नंबर ही पूछेगा। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हो, लैपटॉप, पीसी, ये, और PDP 11, मैक्स, IBM, जेड सीरीज, परम, ये देखिए भारत का है परम। ठीक, ये हो गया सुपर कंप्यूटर की सीरीज याद रखना,
माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि कौन कौन से ये जैसे इमेज हमारे दिमाग में रहेगी तो सही रहेगा, बन जाएगी। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल ये है, मेन फ्रेम का ये है, सुपर का ये है, माइक्रो का ये है। ठीक, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमने एग्जांपल देख लिए, जैसे माइक्रो कंप्यूटर के ये सभी एग्जांपल हैं, मिनी का ये है और मेन फ्रेम का ये है। सुपर कंप्यूटर देखिए आप कितने बड़े बड़े कंप्यूटर हैं। ठीक, देखिए अब हमारा ये सब तो हो गया है। अब हम चलिए एक बार रिवीजन और कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। देखिए हमने क्या पढ़ा था, अब हम पेन रख देते हैं साइड में, बस रिवीजन करेंगे, हम पढ़ेंगे, आप सुनते रहना। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 तरीके से होता है, हार्डवेयर के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, आकार के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे कौन सी पीढ़ी चल रही है अगर पूछ लेता है तो पांचवी पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये हो गए कार्य पद्धति के आधार पर 3 तरीके से। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। इसमें अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो एक तो वो पूछ लेता है कि ये किसका है पार्ट है, जैसे लैपटॉप पूछेगा तो माइक्रो का है और इनका सीरियल नंबर लगाने के लिए दे देगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहली जनरेशन में हमने बताया था वैक्यूम ट्यूब इम्पोर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी, ये इम्पोर्टेंट है। पहले इलेक्ट्रॉनिक था, ये किसने खोज करी थी, ये सब आपको हम बता चुके हैं, बस ये देख लेना आप। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरी जनरेशन 1956 से 1963 तक इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। इसमें ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, विलियम शॉकले, जॉन वार्डिन, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसकी स्पीड क्या थी, ये सब देख लेना है आपको। ठीक, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, मेन चीज इसमें क्या है, आईसी का यूज हुआ था और आईसी की खोज किसने की थी, जैक टिल्बी ने 1958 में। ठीक है, और पांचवी जनरेशन में क्या होता है कि 1990 से अब तक चल रही है, तो अब तक कौन सी जनरेशन चल रही है, पांचवी जनरेशन चल रही है। इसमें मुख्य चीज क्या है, ए आई, यूएलएसआई। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसकी हमने आपको बताया था कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि अगर आपको रिवीजन करना है सुपर फास्ट तरीके से, जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई, यूएलएसआई, ये देखिए सब लिखा है। इधर ये जनरेशन लिखी है, कब कब चल रही थी, क्या क्या यूज हुआ था। इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। अब आते हैं कार्य के आधार पर 3 तरीके के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जरूरी है क्योंकि इस ये दोनों का मिश्रण है। अब आते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अगर कुछ जरूरी है तो उनकी सीरीज में लगाना, जैसे मिनी, नहीं सॉरी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, और इनकी एग्जाम्पल भी देख लेना। ठीक, ये हमने आपको दिखा दिया डायग्राम। चलिए धन्यवाद ये सीरीज यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो कृपया करके कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही देखते रहें, ये सीरीज हम बता रहे हैं आपको पूरी यूट्यूब ऐसी नहीं मिलेगी। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।